नमस्ते। मेरा नाम रेखा चंद्रकांत बारी है। बच्चों, आज हम भाषा विचार के बारे में जानते हैं। पहले हमने भाषा का अध्ययन किया है, जिसमें भाषा की परिभाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसे बोलकर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसमें लिखकर अपने भाव विचारों को प्रकट किया जाता है। और इसके अलावा एक और भाषा है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, जिसमें संकेतों या इशारों के माध्यम से अपनी बात कही जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के विषय की ओर, वो है मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा से तात्पर्य है वह भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ और परिवार के अन्य सदस्यों से ग्रहण करता है। माँ बच्चे के नज़दीक होती है। बच्चा अपनी माँ द्वारा बोले गए अक्षरों को धीरे धीरे ग्रहण करता है और उन्हें बोलना सीख जाता है। जिस भाषा को बच्चे की माँ बोलती है, उसी भाषा को बच्चा सीख लेता है। जैसे यदि बच्चे की माँ मराठी बोलती है तो बच्चा भी मराठी सीख लेता है। एग्जाम्पल देखो, मीनल का जन्म मराठी परिवार में हुआ तो वह मराठी बोलती है, और रवि का जन्म हिंदी भाषी परिवार में हुआ, इसलिए वह हिंदी बोलता है। अतः वह भाषा जिसे बच्चा अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अब हम राजभाषा को देखते हैं। जो भाषा देश के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार हिंदी के अलावा अन्य 21 भारतीय भाषाओं को स्थान प्राप्त है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर सन 1949 को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आगे राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र की संपूर्ण जनता या अधिकांश जनता द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। उसके बाद है लिपि। लिपि क्या होती है? मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। यह भाषा के लिखित रूप में जिन भाषा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं, या ध्वनि चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा में हर ध्वनि के लिए एक निर्धारित चिन्ह होता है। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से मौखिक भाषा को लिखा जाता है। इसी निश्चित चिन्ह व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा में जिस तरह कुछ वस्तुओं की पहचान उनके अलग अलग नामों से है, ठीक उसी तरह प्रत्येक भाषा अलग अलग लिपि में लिखी जाती है। जैसे हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, अंग्रेजी को रोमन में, पंजाबी को गुरुमुखी में और उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है। अब हम भाषा और बोली को देखते हैं। पहले हम बोली क्या है वह जानते हैं। बोली का अभिप्राय स्थानीय घरेलू रूप में बोली जाने वाली या वह किसी विशेष स्थान विशेष में अपनाई जाती है तथा उसका सीमित क्षेत्र होता है। क्षेत्र के आधार पर भाषा का सबसे छोटा रूप बोली होती है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोली हो या चाहे भाषा हो, दोनों ही अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। इन दोनों में अंतर होता है। भाषा का क्षेत्र विकसित होता है और बोली का क्षेत्र अल्प विकसित होता है। भाषा में साहित्य की रचना होती है, बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। इसमें लोकगीत और लोक कथाओं की रचना होती है, किंतु कुछ लिखित रूप में नहीं होती। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है और बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं होता है।
अब आते हैं साहित्य की ओर। साहित्य प्रत्येक भाषा में ज्ञान का अथाह भंडार है। यह पीढ़ियों में संचित होता है, यह संचित होता आ रहा है। यह ज्ञान ही साहित्य है। अतः ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है गद्य साहित्य। जब विचार साधारण रूप में बोलचाल की भाषा में लिखे जाते हैं तब वे गद्य साहित्य की कोटि में आ जाते हैं, जैसे कि कहानी, लेख, जीवनी, उपन्यास, नाटक आदि। अब हम पद्य साहित्य के बारे में देखते हैं। पद्य साहित्य जब अपने विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है तब वह पद्य साहित्य कहलाते हैं। उसके उदाहरण देखिए, गीत, कविता, गज़ल, पद, दोहा आदि। इसके बाद हम व्याकरण के बारे में जानते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण वी जमा अ जमा करण से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है भली भांति समझना या भली प्रकार से जानना। व्याकरण की क्या परिभाषा होती है? पहले व्याकरण क्या है वो जानते हैं। व्याकरण पुस्तक है, विधा है, रचना है, कृति है, ग्रंथ है, संस्करण है, शास्त्र है। अब इसकी परिभाषा को देखिए। वह शास्त्र या वो पुस्तक जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना व लिखना सिखलाती है, व्याकरण कहलाती है। व्याकरण भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग की जानकारी प्रदान करती है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी देखते हैं। यहाँ जैसे कि तेरे को मेरे से क्या चाहिए, या हम कह सकते हैं कि यह वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। इसका उत्तर या इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। अभी उसी प्रकार से दूसरा देखिए, मेरे को तेरे से किताब चाहिए। यह व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य देखिए, मुझे तुझसे क्या चाहिए, मुझे तुझसे किताब चाहिए। इस उदाहरण में दोनों बच्चे गलत अशुद्ध भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह भाषा सुनने में अटपटी या अच्छी नहीं लगती है। यह भाषा का प्रयोग या इस भाषा का प्रयोग शुद्ध रूप में नहीं हो रहा है। किस शब्द का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा होता है। अब हम इसी उदाहरण को फिर से दोहराते हैं। वहाँ क्या है? हम तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मुझे तुमसे किताब चाहिए। ये दोनों ही व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हैं। अब जाते जाते बस इतना ही। लिखना पढ़ना जो सिखलाए, लिखना पढ़ना जो सिखलाए, आपकी भाषा वह कहलाए, आपकी भाषा वह कहलाए। भाषाएं हैं यहाँ अनेक, भाषाएं हैं यहाँ अनेक, प्यार सभी को रखता एक। धन्यवाद।